हाँ जी। मौजूदा वक्त में चाइना और यूएस का तनाज़ा बहुत अहमियत का हामिल बन गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज़ हैं जो कहा जा रहा है कि जंगी दहाने के करीब आ गई हैं, और इनके दरमियान तनाज़े का मामला बना है ताइवान। ताइवान क्यों इतना अहम है, जो कि चाइना के वैसे तो पड़ोस में है और एक आइलैंड नुमा कंट्री है, जो कि कंट्री समझी जाती है, और इसकी और चाइना के जो ताल्लुकात हैं, इनकी तीन मामलात में अहमियत बहुत ज़्यादा वाज़े करना ज़रूरी है। बिल्कुल। इकोनॉमिकली, एक स्ट्रेटिजिकली और एक हिस्टोरिकली। बिल्कुल हुनैन, जैसा कि आपने बताया कि जो तीन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिकली। देखिए, ताइवान बज़ाहिर तो एक छोटा सा मुल्क है, एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन दरअसल चाइना इसको लेकर सेंसिटिव इसलिए है और यूएस भी इसमें इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ताइवान दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। अब आप सोचेंगे कि ये सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। दरअसल ये एक छोटी सी चिप होती है जो कि आपके स्मार्टफोन से लेके आपके माइक्रोवेव, आपके टीवी, आपकी गाड़ियों सब में इस्तेमाल होती है। और अगर मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करूं तो ताइवान 53% जो है ये मार्केट कैप्चर करता है, जबकि चाइना के पास सिर्फ 6% मार्केट है। साउथ कोरिया के पास 17% की मार्केट है और बाकी की जो ओवरऑल दुनिया है मतलब इसका मेजर शेयर आपका ताइवान के पास है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है 2020 में अगर हम देखें तो 2020 में सेमीकंडक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज देखी गई पूरी दुनिया में, और जब सुएज़ कनाल का वाक़या भी हुआ था। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी वजह है। सही है। अच्छा, इसका इकनॉमी तो एक तरफ है, और ये बात भी दुरुस्त है कि जो ताइवान है उसके यूएस के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब ट्रेड के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हैं। गहरे तो हैं लेकिन ज़्यादा भी हैं। और एक है ताइवान स्ट्रेट, मतलब एक कनाल गुजरता है जो दो समंदरों को, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जो मिलाता है। ये स्ट्रेट बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए क्योंकि एशिया की बहुत बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो उनका किनारा भी वहाँ से लगता है। चाइना, ताइवान, फ़िलीपींस, वियतनाम, ये सारे ममालिक जो हैं ये इस रूट के अतराफ़ में हैं। लेकिन मैं अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आप पूछना चाहूँ कि अगर हिस्ट्री क्यों चाइना चाहता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा बने, आखिर इसकी वजह क्या है? अच्छा, चाइना है ना ताइवान को लेकर काफ़ी हसास है, सेंसिटिव है, क्योंकि इससे इसके पुराने ज़ख्म का मामला जुड़ा हुआ है। ताइवान जिस ज़माने में चाइना की शहनशाहियत होती थी ना, बादशाहत होती थी बहुत तवील, मतलब ये 200 साल पहले कह लें आज से, उस ज़माने में ताइवान बाकायदा चाइना का हिस्सा था। फिर ये हुआ कि 2 साल बाद जब इसकी बादशाहत ख़त्म हुई और जापान और चाइना की वॉर स्टार्ट हुई ना, तो जापान ने ये हिस्सा इससे छीन लिया। उसके बाद जापान ने काफ़ी अरसे तक ये हिस्सा रखा और चाइना के ट्राउमाज इसमें शामिल थे। उसके बाद ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चाइना से ये वादा किया कि वो उसको ताइवान दिलवा देंगी, और जापान से भी वादा किया कि वो उसको ताइवान दे देंगे, ताइवान रखने देंगी। तो उस वक्त भी चाइना को एक धोखा मिला और चाइना ने इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट किया 1919 में, जो कि मे मूवमेंट कहलाती है। और 1919 का जो फिगर है वो चाइना के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पर बाद में बहस करेंगे कभी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई और जापान को इसमें शिकस्त हो गई। जापान को शिकस्त जैसे हुई तो चाइना ने वापस अपना ताइवान हथिया लिया। ताइवान उसके पास थोड़े अरसे रहा और चाइना में दोबारा खाना जंगी स्टार्ट हो गई। जब खाना जंगी स्टार्ट हुई तो चाइना की एक पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी को शिकस्त दी और उनको वहाँ से भगा दिया। तो नेशनलिस्ट पार्टी के जो भी लोग थे ना, वो चले गए ताइवान और उन्होंने वहाँ पे पनाह हासिल की और वहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली। और यहाँ पे चाइना में 1949 के बाद गालिबन कम्युनिस्ट पार्टी का राज आ गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। अब एक और मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो अमेरिका है ना, वो ज़ाहिर है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और चाइना जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। तो इन दोनों की बनती नहीं थी, मतलब बहुत सारे मामलात में नहीं बनती। बिल्कुल। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि अभी जो हाउस स्पीकर हैं यूएस की नैन्सी पेलोसी, तो उनका जो एशिया का दौरा था और उनका ताइवान विज़िट तब तक नहीं हुआ था, तब से ही चाइना जो है वो काफ़ी एग्रेसिव था कि नैन्सी पेलोसी जो है अगर ताइवान विज़िट करती हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने क्योंकि
वो उनका पूरे एशिया विज़िट में ताइवान भी एक हिस्सा था, तो उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया, जिसके बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट का एक बड़ा ही एग्रेसिव उनका एक मैसेज आया। उन्होंने ये बोला कि अगर इस मामलात में अगर यूएस बीच में पड़ेगा तो हम जो है उसको सख्ती से पेश आएंगे। और उसके बाद चाइना ने जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स शुरू, लाइव फायर एक्सरसाइज की उन्होंने। एग्जैक्टली और जो कि ताइवान का जो एक एयर स्पेस है, जो कि आप इसे कहते हैं कि सरहद है, तो चाइना ने अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों में उस सरहद को भी पार किया है, सरहद के अतराफ में आ गया, करीब करीब आ गया। जी 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 जी, ऐसा हुआ है। अच्छा, इसको दोबारा ले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ, क्योंकि ना ये ज़ाहिर है चाइना इतना एग्रेसिव हो गया है तो कोई तो मामला है ना। तो ऐसा नहीं है कि यूएस को पता नहीं है कि ये चाइना इसके मामले में इतना सेंसिटिव है और यूएस बेचारा अनजान है। ऐसा है कि यूएस खुद तस्लीम करता है कि चाइना का ही हिस्सा है। जब मैंने आपको बताया था ना कि नेशनलिस्ट पार्टी उधर चली गई थी, तो दोनों ने अपनी अपने खित्तों को चाइना ही कहा था। जो नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान मतलब ताइपे चली गई थी, उन्होंने उस खित्ते को कहा था आरओसी मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना मेन लैंड में मतलब बीजिंग से जो हुकूमत ऑपरेट हो रही थी, उन्होंने खुद को कहा था पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब पीआरसी और आरओसी, तो दोनों खुद को चाइना ही कहते थे। और चूंकि अमेरिका की शुरू में नहीं बनती थी चाइना के साथ, तो जब यूएन बनी तो यूएन के बनने के काफ़ी अरसे तक ताइवान को असल चाइना कंसिडर किया जाता था और चाइना को कुछ कंसिडर नहीं किया जाता था। अगर चाइना और यूएस ताइवान के ऊपर कोई वॉर, कोई जंग छिड़ जाती है, तो उसका मतलब इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड क्या होगा? क्योंकि देखें अभी हम करंटली इस साल रशिया यूक्रेन वॉर से तो पूरी दुनिया ही जो है वो इकोनॉमिक से सरवाइव कर रही है और इससे फेस कर रही है। तो अगर अमेरिका में भी रिसेशन चल रहा है, बिल्कुल दूसरे क्वार्टर में उनकी कंट्रैक्शन हुई है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक इकोनॉमिक डिजास्टर होगा पूरी दुनिया के लिए? अच्छा, वॉर तक तो बात शायद ना जाए, अमेरिका इसमें नई शमूलियत हासिल करेगा, नहीं दाखिल हो सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बात यहाँ तक है कि चाइना चाह रहा है कि दोस्ती वाला हल हो और ताइवान भले अपनी हुकूमत रखे, जो डिफेक्टो हुकूमत है वो रहे उसकी, लेकिन डिज्यूरे वो चाइना का हिस्सा रहे, बस दैट्स इट। क्योंकि ये चाइना की द ग्रेट रिजुविनेशन का एक हिस्सा है, जिसके मुताबिक 9 लाइन में चाइना के किसी कार्टोग्राफर ने एक हिस्से में एक यू शेप लाइन डिमार्केशन तख्लीक की थी समंदर में, और उस हिस्से में जितने जजीरे, आर्किपेलागोज और जितने सी बेड्स, जितना एयर स्पेस और जितना फ़िशिंग का जो रीजन है, वो चाइना ने कहा था कि हमारा है। तो चाइना ने उसको हासिल करने के लिए ज़ाहिर है बड़ी तको-दो की है। और एक बहुत अहम बात, 40 साल से, आज से 40 साल से चाइना ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, कोई जंग नहीं लड़ी। और ये बहुत अहमियत की चीज़ है, क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी अगर बढ़ाई है या एक्सपेंशन की है, तो वो सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स की बेस पे और अपनी प्रोडक्शन की बेस पे की है, जंग नहीं लड़ी उसने कोई बड़ी। कहते हैं कि ताइवान एक ऐसा मामला है कि शी जिनपिंग भी बड़ा सेंसिटिव है इसको लेकर, बिल्कुल, क्योंकि शी जिनपिंग को कमज़ोर समझा जाएगा अगर इसने ताइवान वाली चीज़ को कंसीड कर दिया, मतलब उसमें दस्तबरदारी हासिल कर ली तो। लेकिन पाकिस्तान का इस पूरी सूरत हाल में क्या स्टांस है? देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तो अभी तक कोई इस मामले पे वाज़ेह बयान तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या कोई भी आप ये कह लें कि ग्लोबली कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। सही है। तो इस हवाले से पाकिस्तान मेरे ख्याल में हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि दोनों, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ जो है वो बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, चाइना भी और यूएस भी। तो अब तक की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया कि हिस्ट्री क्या है और ये क्यों हो रहा है और आगे इसमें मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो या अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।